बने रहिएगा नासिर जी, प्लीज़ आप सभी लोग बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं ज़रा और विस्तार से, क्योंकि हम लगातार न्यूज़ इंडिया इस पर कवरेज कर रहा है, हम नई नई जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कद्दावर और कड़क मिजाज नेता थे, लेकिन उनके निधन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बारामती की गद्दी और दादा का रुतबा कौन संभालेगा। क्या शरद पवार की एनसीपी और एनसीपी अजीत गुट एक होगा, या अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पार्टी को संभालने आगे आएंगी? ये एक बड़ा सवाल। आंखों में आंसुओं का सैलाब, दर्द में डूबे समर्थक और बारामती में पसरा मातम। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अजीत पवार का ना होना महाराष्ट्र के लिए कितनी बड़ी क्षति है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह थे। वो महाराष्ट्र की सियासत की धुरी माने जाते थे, लेकिन आज महाराष्ट्र ने अपना जननेता खो दिया। बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत दादा पवार का निधन हो गया। जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर आई, हर कोई सन्न रह गया। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हादसे की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अजीत पवार जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। इन साथियों, आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार के चाचा और महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार से फोन पर बात कर संवेदना जाहिर की। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मिले और पवार परिवार को ढाढ़स बंधाया। श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है, और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अजीत पवार हर दिल पर राज करते थे, पावर में रहना खूब जानते थे। उनके 35 साल के राजनीतिक सफर पर नजर डालें। 1991 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी। 1991 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार लगातार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। अजीत पवार ने 6 बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। अजीत पवार ने राजनीति का ककहरा अपने चाचा शरद पवार से सीखा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब चाचा से बगावत कर उन्होंने एनसीपी को तोड़ा और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में होती थी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उनकी सियासी हनक थी, लेकिन एक हादसे ने महाराष्ट्र के लोगों से उनका नेता छीन लिया। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना, ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है, उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है।
अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। अजीत पवार के निधन से एनसीपी का भविष्य भी अब अधर में लटकता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि अजीत पवार के बाद अब एनसीपी कौन संभालेगा, सत्ता के तौर पर देखें, संगठन के तौर पर देखें, पार्टी के तौर पर देखें, तो आगे अब उसका ध्वजवाहक कौन होगा। तमाम मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नासिर जी, आप अपनी बात पूरा कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ इसलिए सवाल उठाना चाह रहा था कि सर ने जो सवाल उठाया कि डीजीसीए बेहतर काम कर रहा है, मैं कांग्रेस कहती है कि बेहतर काम कर रही है, पर उसकी कंट्रोल करती है सरकार का काम है कि उसकी जिम्मेदारी है कि उस पर कंट्रोल करे, और जो वो जांच कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसे देश के सामने रखना चाहिए। ऐसी कितनी जांचें हो गई जो आज तक रिपोर्ट पे नहीं आई, ना किसी चैनल के माध्यम से पता चला, ना किसी ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग से पता चला। तो हम कैसे भरोसा करें कि वो बेहतर काम करे। ये हादसा कोई छोटी हादसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि मौसम नहीं है कि अभी चंद मिनट में बदल जाएगा। इस हादसे को रोकने के लिए सरकार के पास बहुत सारे पैमाने हैं, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, फिर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, पर सरकार उस पर नजर नहीं रखती है। सिर्फ राजनीति मूड में, चुनाव मूड में रहने से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव आप लड़िए, आज सुनिए अब मैं थोड़ा चर्चा का रुख मोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमने हादसे पर बात कर ली है। अब रत्नाकर सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है कि कोर एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा, कि आप बीजेपी जो है एनसीपी को सिर्फ सहयोगी मानती है या आगे फिर किसी तरह के विलय की भी संभावना है? राजनीतिक तौर पर एनसीपी के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए सोनल जी, एनसीपी के जैसा दोनों गुट के विलय की चर्चा हो रही थी और ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि नगर पालिका चुनाव के बाद, नगर परिषद के चुनाव के बाद एक विलय जो है ये संभव है। निश्चित रूप से ये चर्चा हुई थी, लेकिन ये विलय होगा नहीं होगा, कब होगा, उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। वो उनकी पार्टी है और वो अपनी पार्टी में सक्षम है। वो लोग, शरद पवार जी और अजीत पवार जी भी सक्षम थे, तो वो लोग निर्धारण कर सकते हैं कि आगे क्या है भविष्य। उनके भी, अगर पवार परिवार में देखा जाए तो तमाम ऐसे युवा भी हैं, रोहित पवार भी हैं, पार्थ पवार भी हैं, तमाम जो है सुप्रिया सुले जी हैं, ये सारे लोग हैं जो पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनका वो निर्धारित कर सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना रुख नहीं रहेगा, उसमें वो उनका रुख रहेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जो बहुत ही मार्मिक है, मैं आपको एक वक्तव्य बताना चाहता हूँ सुनल जी। देखिए, अजीत पवार जी जो है, हम बहुत भावुक आदमी थे। कभी भी अगर उनको राजनीतिक ऐसी परिस्थिति थी या पारिवारिक परिस्थितियां हो जाती थी तो वो हमेशा एक काम कर देते थे, वो अपने फोन जो है वो बंद कर देते, स्विच ऑफ कर देते थे। बारामती की जनता आज रो रो के ये पूछ रही है कि दादा, आपने कई बार फोन स्विच ऑफ किया और हर बार जब कुछ दिन के बाद आप हम लोग के बीच में आ गए, लेकिन इस बार कैसा फोन स्विच ऑफ कर दिया कि आप पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। तो आप बारामती की जनता की भावनाओं को समझिए, कितना व्यथित और कितना व्याकुल है वो अपने नेता को खो करके। वो नेता जो दिन रात उनके विकास के लिए लगा रहता था। बारामती का विकास आज अगर आप देखेंगे, मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, भले ही शरद पवार जी रणनीतिक रूप से एनसीपी, जब पहले एनसीपी जो विलय एक एनसीपी थी तो रणनीतिक रूप से भले ही वो चलाते थे, लेकिन संगठनात्मक रूप से और जो चलाने का काम वो सिर्फ अजीत दादा पवार ही करते थे। रैली हो या संगठन को मजबूती देने का काम हो, वो अजीत दादा पवार ही करते थे। आपने देखा कि पिछला विधानसभा चुनाव में यही परिणाम उसका ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में जनता उनके साथ ज्यादा जुड़ी, एनसीपी शरद गुट के अगर कंपैरिजन में देखें तो निश्चित रूप से आज जो जनता है वो उनको बेहद प्यार करती है और बहुत मिस कर रही है और यही कह रही है कि दादा, आपने स्विच ऑफ जब भी फोन किया तब हमारे बीच में रहे, आज आपने कैसा स्विच ऑफ कर दिया कि हमें मिल ही नहीं। विक्रम सिंह जी, हमने देखा है कि आपकी पार्टी भी, शिवसेना भी, एक विभाजन का जो दर्द है वो झेल चुकी है। ठीक वैसे ही हमने एनसीपी का बैकग्राउंड भी देखा। अब किस तरह से इसको आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं? क्योंकि एक बार विभाजन के बाद पार्टी का खड़ा होना, उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर हो जाता है। देखिए सोनल जी, मुश्किल तो होता ही है, लेकिन एक विचारधारा है वो हमेशा जिंदा रहती है।
और विचारधारा के हिसाब से ही आगे भी काम होंगे। और शरद पवार जी बड़े नेता हैं, काफ़ी सूझबूझ के साथ वो आगे चीज़ों को, अपने परिवार को साथ लेके, मैं समझता हूँ, लेके चलेंगे। और आज तो खैर इसके ऊपर हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अब तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, और उनके परिवार के साथ, उनके चाहने वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और एक भारी मन से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बस यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और आगे का जो भी है परिवार के अंदर ये शक्ति मिले परिवार को इस दुख को सहने की, और आगे से अपना जो भी काम है अपना सारा पूरा परिवार, मैं समझता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मिलजुल करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है नासिर जी, महाराष्ट्र की राजनीति में स्टेबिलिटी के तौर पर कैसे देखते हैं आप, चूंकि एक बड़े नेता का चले जाना महाराष्ट्र की राजनीति को का रुख किस तरीके से मोड़ सकता है? एज अ पॉलिटिशियन आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, मुझे मैं आज के दिन कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं, मगर मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी क्षति है और इसे पूरी नहीं की जाती। एक इंसान का जाना, वो भी एक ऐसे इंसान का जाना जो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो स्टेट का उप मुख्यमंत्री हो, बारामती से लेके पूरे महाराष्ट्र में उसने जो एक छाप बनाई है, एक अब जन जन से जुड़े हैं। मैं मंत्रालय जाता था, एक दोस्त मेरा बारामती से आया और वो आके बोलता है कि मैं बारामती से आया हूँ। तो ये नहीं देखता है वो किसका जानने वाला है, सिर्फ ये मालूम होता है वो बारामती से आया और उसका काम हो जाता है। तो इस तरह की एक खौफ, एक छाप उन्होंने छोड़ रखा था। तो ऐसे लोगों की जो गैप है उसे नहीं बढ़ा जा सकता। रही उनके राजनीति को कौन आगे बढ़ाएगा, ये तो आगे मुस्तकबिल में पता चल ही जाएगा, मगर आज उस पर चर्चा करना मेरे जैसे छोटे से पॉलिटिशियन को मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र है, यहाँ के लोगों का दिल बड़ा है। क्योंकि आज इस पे अगर हम बात करते हैं तो लोगों की आंसू भी नहीं पूछी और हम बोलेंगे ये उनकी वारिस है, तो शायद मुझे महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों के गमों की आंसू आज पूछी जा रही है। लोग पूछ रहे हैं, कहाँ है दादा वो तुम्हारा वादा जो तुम करते थे, कभी छोड़ते नहीं थे। वो अपने वादे के लिए वो जाने जाते थे, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो कभी पीछे नहीं हटते थे। वो यारों के यार थे, दोस्तों के दोस्त थे, वाकई में जन नेता थे। लाख मुखालफत हो मगर वो काम करने वाले नेता थे। तो मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र के राजनीति में ऐसे शख्सियत का आना शायद मुश्किल हो, मगर उनके बुनियादों को कौन भरेगा ये आगे हम देखेंगे। ठीक है कृष्ण मित्र जी, इस मामले में आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट एविएशन ऑडिट ज़रूरी है, या फिर पहले भी हमने देखा कि कई बार ऐसे हादसों को कवर अप भी कर लिया जाता है? पर्टिकुलरली इस केस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक जो जानकारी मिली है, जो आपका आकलन कहता है, वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, जहाँ तक के ऑडिट का सवाल है, ऑडिट शायद ना हो, लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर एश्योर कर देना चाहूँगा कि इंक्वायरी पूरी होगी, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट शायद इसलिए पब्लिक नहीं किया जाता क्योंकि ये हज़ारों पेज की रिपोर्ट होती है, 5, 7, 10 पेज की रिपोर्ट नहीं होती है। और क्योंकि इस जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो हर एक पहलू, एवरी इंस्ट्रूमेंट, सुना लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। हर एक इंस्ट्रूमेंट बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी होती है, और वो जब इंक्वायरी हो जाएगी नहीं पब्लिश होती बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ ब्रेविटी। और अगर कोई इतना ही खास इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ना चाहे तो आरटीआई का रास्ता हमेशा अवेलेबल है, मिल सकती है। जाइए डीजीसीए में जाइए, उनसे कहिए। नहीं, मैं नहीं मानता आपको। आरटीआई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। सरकार ने आरटीआई की दम निकाल दी है सर, आप भी इसी देश में हैं, मैं भी हूँ। आरटीआई की क्या हालात है वो हमने देखा, हाईकोर्ट तक हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री की डिग्री भी हमने आरटीआई से मांगी थी, क्या मिल गई? ये देखिए, अब आप कह रहे हैं आप राजनीतिक नहीं होंगे और आप राजनीतिक होते चले जा रहे हैं। राजनीति नहीं कर, मैं आरटीआई की बात की इसलिए मैंने आरटीआई की बात निकाली, मगर मैं जानता हूँ आरटीआई से क्या नहीं। डीजीसीए की रिपोर्ट ऐसी कौन, बार बार हादसे होंगे, इंक्वायरी तो होगी, मैं भी सर से एग्री हूं कि इंक्वायरी होगी, पर रिपोर्ट नहीं आती है कि हादसे क्यों हो रहे। बात ये पॉलिटिकल नहीं है, ये जनप्रतिनिधि की जान बचाने के लिए हम सवाल उठाते हैं कि किसी भी दल का हो, एक जनप्रतिनिधि तो है, उसकी जाने तो जा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सरकार की नहीं है तो क्या नासिर हुसैन की है?
क्या आप सरकार से ठीक ये है, सवाल रत्नाकर सिंह जी जवाब दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की आवाज जा रही है कि किसकी जाने क्यों? ठीक है, ये रत्नाकर छोटा सिंह सा जी, मुद्दा समय- नहीं है समय कि बहुत आज कम है, एक ठीक है। देश एक ओके। राज्य का डिप्टी सीएम, सोनाली जी आप इसे इतनी आसानी से मत जाने दीजिए इस मुद्दों को कि एक राज्य नहीं, का मैं तो बस डिप्टी सबकी सीएम बात सुन यूं रही ही हूं, चला मैं तो जाए कोई और राजनीतिक इससे बात हम भी नहीं कर सवाल रही। ना उठाए कि डीजीसीए क्या कर रहा था, वो इंक्वायरी क्यों नहीं आती है, पिछले पिछले हादसों का क्या हुआ, उसकी जवाब आज तो हम सब रोके चले जाएंगे, पर कल इसका जवाब कौन देगा? जो पिछले हादसे हुए क्या उसके रिप्लाई? मैं नहीं कहता कि रत्नाकर सिंह जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। क्रैश की क्या वजह थी? नहीं क्या था? आप सर आप एक्सपर्ट है सर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, आप एक्सपर्ट है, आप बेहतर बताते, हमें बताइए क्या हुआ, हमें तो नहीं मालूम, हम इस लाइन के नहीं है। सर सुनिए ना सर, डोमेन में है। अगर अहमदाबाद दुर्घटना की जांच हुई, उसमें सारे तथ्य सामने आए, उसको आपने देखा नहीं तो ये आपकी गलती है भाई। रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट में क्या आया, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं सुनिए ना सर, हमें पता है कि जो रिपोर्ट ये प्रश्न पूछने की बात कहते हैं, कह रहे हैं कि हम तो प्रश्न पूछेंगे। अब हमने वही प्रश्न उठाया कि प्रश्न पूछिए, आप विपक्ष है, प्रश्न पूछिए, लेकिन प्रश्न पूछने का भी एक सही समय होता है। और मैं उसको उदाहरण के माध्यम से चर्चा करना चाहता हूँ। नहीं समय तो एक मिनट, इसके लिए तो समय यही है, दुर्घटना हुई तो समय के माध्यम से ऐसे चरितार्थ करना चाहता हूँ कि अगर किसी पिता की रत्नाकर सिंह जी आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपकी सरकार पर सवाल उठ रहा है तो उसके लिए हम सही समय का मुहूर्त कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आप घटना घटी है तो आपको सवालों का जवाब तो अभी भी देना होगा, ये तो कोई बात नहीं है ना सर। इस पे कोई मुद्दा ही नहीं है। कौन बात कर रहा है? पिता का पार्थिव शरीर पर पड़ा है तो आप वसीयत की बात करेंगे? अरे रत्नाकर जी कोई नहीं, आप कैसी सवाल? ठीक है, बड़ी आराम से पूरी डिबेट हुई है आज। कोई हमने किसी तरह के कोई हीटेड आर्गुमेंट्स नहीं किए, लेकिन आप लास्ट में आके अपनी उसी रवायत को जिंदा रखे हुए हैं जो प्रवक्ता अक्सर करते हैं। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति आपने इतनी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की रहती है, ठीक है, ये जांच का विषय है। नाम होनी चाहिए। आप एग्रेसिव है, आप एग्रेसिव है, तो क्या आप एग्रेसिव है? रत्नाकर जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन जी आपका, विक्रम यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रत्नेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कृष्ण मित्र जी हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जब हादसे होते हैं तो आम व्यक्ति के जहन में सवाल तो आता है कि आखिरकार सुरक्षा में चूक क्या रही, क्या ऐसे नॉर्म्स है जिनका पालन नहीं किया गया, और अगर किया गया होता तो आज अजीत पवार हमारे बीच होते, जिंदा होते। ये वो आम सवाल हैं जो आम व्यक्ति के मन में उठते हैं, लेकिन ये जवाबदेही का वक्त है। अगर इस तरीके की कोई भी लूप हॉल रहे हैं तो उनको जनता के सामने उजागर करना चाहिए। तकनीकी तौर पर ना सही, लेकिन एक कन्विंस करवाने का नज़रिया होता है जिससे आम आदमी की जो सुरक्षा है उसको लेकर वो खुद में एक विश्वास पैदा कर सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। हमारे सहयोगी अजीत दादा